फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन साइकोलॉजी का तीसरा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए, और साथ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनमें भी साइकोलॉजी आती है तो उनके लिए भी बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, नई शिक्षा नीति। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश की कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कब शुरू हुआ था? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण है, ये वृक्षारोपण महाअभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 2024 को। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट के द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा, एलिजाबेथ हरलॉक द्वारा और लेव वाइगोत्स्की द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी थोड़ी दे रखी है तो वो भी अपन देख लेते हैं। व्याख्या, नैतिक विकास का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोहलबर्ग का यह नैतिक विकास का सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के मनोविज्ञान सिद्धांत का मूल रूपांतर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलबर्ग इस सिद्धांत के 6 चरण हैं, लेकिन इन चरणों को दो चरणों या उप अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 बुनियादी स्तर बनाए हैं। पूर्व परंपरागत, दूसरा स्तर परंपरागत या रूढ़ि स्तर और तीसरा पश्च परंपरागत स्तर। ये कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं अवस्थाओं की। नेक्स्ट, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, विकास क्रम की एकरूपता या समानता प्रतिरूप का सिद्धांत विकास की गति एक सी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता या समानता देखने को मिलती है। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? करो एंड करो ने कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्याख्या, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे जाने का कारण यह है कि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं। करो एंड करो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभिक जीवन के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। स्ट्रेक का क्या विचार है? स्ट्रेक का विचार है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। यद्यपि किसी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु
प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। नेक्स्ट, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डार्विन के द्वारा कहा गया है। जीवन, फिर से देखो क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था? डार्विन ने। व्याख्या, डार्विन का विकासवाद कहता है कि जीवन संग्राम में कमजोर प्राणी हार जाते हैं और मरते जाते हैं। प्रकृति सबल प्राणियों की ही जीवित रखने के लिए प्रकृति सबल प्राणियों को ही जीवित रखने के लिए चुनौती है। इसलिए डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, वयस्क समूह है, टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह है, अध्यापक। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार आएगा। और उसके जो साथी समूह है समवयस्क समूह है और अध्यापक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रीट में, 2023 में जो रीट हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ट्राइसोमी किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डाउन संलक्षण। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह रिक्त स्थान प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। कथानक संप्रेषण, परीक्षण, भूमिका निर्वाह, रोसा और नाटकीय प्रस्तुति। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह रिक्त स्थान प्रक्षेपी तकनीक में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा TAT, कथानक संप्रेषण परीक्षण। किसने दिया था? TAT किसने दिया था? ये 1935 में मॉर्गन और मूरे ने दिया था। इसको भी आप याद रखेंगे। व्याख्या, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की प्रक्षेपी तकनीकी है TAT, कथानक संप्रेषण परीक्षण या प्रसंगात्मक बोध परीक्षण भी कहते हैं इसे। आत्मबोध, विषय आत्मबोध परीक्षण भी इसी का नाम है। थोमेटिक एप्रोक्शन टेस्ट यानी TAT। इस परीक्षण को मॉर्गन और मूरे द्वारा विकसित किया गया था 1935 में। इस परीक्षण में 30 काली और सफेद रंगों के सचित्र कार्ड और एक कार्ड खाली होता है। टोटल 31 कार्ड होते हैं। प्रत्येक सचित्र कार्ड एक या अधिक लोगों की विभिन्न स्थितियों से चित्रित करता है। एक प्रयोज्य जिसका मूल्यांकन परीक्षण हो रहा है के लिए 20 कार्ड उपयुक्त होते हैं। हालांकि इससे कम संख्या में भी कार्ड का उपयोग सफलतापूर्वक किया गया है। कार्डों को एक एक करके प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और चित्र में प्रस्तुत स्थिति का एक कहानी द्वारा वर्णन करने के लिए कहा जाता है। इसे चित्र कहानी परीक्षण भी कहा जाता है। तो TAT के अनेकों नाम हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अंतर्मुखी बच्चों की जो विशेषताएं हैं वो देख लो। अंतर्मुखी बालकों की विशेषताएं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ये दूसरों से बचते हैं, सामूहिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं, ये शर्मीले होते हैं, ये मन ही मन परेशान ज़्यादा होते हैं तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई अंतर्मुखी बालकों की विशेषताएं। बहिर्मुखी बालकों की क्या विशेषताएं हैं? ये सामाजिक दृष्टि से मिलनसार होते हैं। ये ऐसे कार्यों को चुनते हैं या करते हैं जिसमें लोगों से या विद्यार्थियों से वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सके। ये लोगों के बीच रहते हुए सामाजिक कार्यों को करते हैं, दबावों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
हावर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा अथवा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक और प्रकृतिवादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। व्याख्या: गार्नर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्नर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। व्यक्तिगत आत्मन या अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता सम्मिलित होती है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता आदि होती है। क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि का? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, और पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने। तभी इस क्वेश्चन को स्टार दिया है। व्याख्या: स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत बोल दो, या त्रिकोणीय सिद्धांत बोल दो, या त्रिचापीय सिद्धांत बोल दो। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रिकोणीय सिद्धांत बोल दो, या त्रिचापीय सिद्धांत बोल दो, या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत बोल दो। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत में 3 पहलू या उप प्रकार शामिल हैं: सृजनात्मक, अनुभवात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि, व्यवहारात्मक या प्रासंगिक या संदर्भात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक या स्थैतिक या घटकीय बुद्धि। ये 3 बुद्धि के प्रकार बताए थे किसने? स्टर्नबर्ग ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए थे: सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि, व्यवहारात्मक या प्रासंगिक या संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि, और विश्लेषणात्मक या स्थैतिक या घटकीय बुद्धि। ये 3 प्रकार बताए थे किसने? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट, निम्न में दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो एक तो इसका उत्तर हो जाएगा 70 से 90, और दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा 50 से 70। नेक्स्ट, सूची 1 का 2 में मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोड स्तंभ ए के बच्चों को स्तंभ बी में उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ ए, स्तंभ बी। सर्वप्रथम अपन को दे रखा है प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो शीघ्र तो सीखते हैं। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता किसमें होती है? प्रतिभाशाली बालकों में होती है। दूसरा है अधिगम अक्षमता। तो ये धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, ये अधिगम अक्षमता वाले अभ्यर्थियों में होता है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या होती है? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और पिछड़े बालक क्या होते हैं? निम्न शैक्षणिक उपलब्धि रखते हैं। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती हैं। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। अधिगम अक्षमता क्या होती है? अधिगम अक्षमता से अभिप्राय उन मनोवैज्ञानिक दशाओं से है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करने, बोलने और लिखने में असमर्थ होता है। सृजनात्मक, सृजनात्मक बालक में समृद्ध कल्पनाशीलता, अधिगम के स्थानांतरण की तीव्र योग्यता, सक्रियता आदि गुण होते हैं। सृजनात्मक बालक में विचारों तथा क्रियाओं की मौलिकता होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वोट में, पौंड में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। व्याख्या: श्रवण में विकृति की माप डेसिबल में की जाती है। श्रवण क्षीणता की मात्रा के आधार पर मंद कर्ण बालकों का वर्गीकरण किया गया है। मंद हानि वाले बालक 20 से 30 डेसिबल हानि, सीमांत हानि वाले बालक 30 से 40 डेसिबल, मध्यम हानि वाले बालक 40 से 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है अपना,
अधिगम अक्षमता बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अधिगम अक्षम अक्षम बालक की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है? अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, इसका स्वरूप स्थायी होता है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहती है। यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक समूह है। यह मूल रूप से एक जैविक समस्या है, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये पाई जाती है बालिकाओं में। व्याख्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा यह आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें स्वयं को भूखा रखते हुए दुबला बनने का प्रयास किया जाता है। ज्यादातर लड़कियों में पाई जाती है। सामान्यतः किशोरियों को अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों को निकालते अथवा केवल दुर्बल बनाने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते देखा जाना बहुत ही सामान्य घटना है। संचार माध्यम भी दुबलेपन व छरहरेपन को सर्वाधिक वांछनीय छवि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। छरहरेपन की ऐसी फैशनेबल छवि का अनुकरण एनोरेक्सिया नर्वोसा को जन्म देती है। सामान्यतः महिलाओं का विकार है जो शहरी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो ये अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। यह समायोजन तंत्र है, प्रतिगमन, दमन, आक्रमण, अवसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ है पीछे की ओर लौटना अथवा भूतकाल में जाना। जैसे यानी बड़े आदमी का बच्चों की तरह रोना, बड़े आदमी का बच्चों की तरह रोना। तो ये पलायन या प्रतिगमन इसको कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव की को कहा जाता है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, सामाजिक अधिगम दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। यदि हम किसी को देख करके सीखते हैं तो वो सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया और संपर्क अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकों का प्रयोग। व्याख्या, चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। चिंतन से तात्पर्य हमारी उन व्यवहार क्रियाओं के प्रारूप से है जिनमें हम वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का समस्या विशेष के समाधान हेतु अपने अपने ढंग से मानसिक चित्रण या क्रियान्वयन, चिन्ह, प्रतीक आदि के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। व्याख्या, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा एवं आंतरिक प्रेरणा को सकारात्मक प्रेरणा भी कहते हैं। बाह्य प्रेरणा में बालक की इच्छा गौण होती है एवं आंतरिक प्रेरणा में बालक की इच्छा प्रमुख होती है, जिसकी पूर्ति के लिए बालक में क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना।
तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। व्याख्या। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली या विधि का जनक रूसो को माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। एक प्रक्रिया में शिक्षक शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तथा छात्रों के बौद्धिक, मानसिक तथा विधि कौशल एवं मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियों को समुन्नत करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य का समय सिफारिश है 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 घंटे प्रतिदिन। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य का समय 2 घंटे प्रतिदिन देना चाहिए। कुल गृह कार्य प्राथमिक स्तर यानी तीसरी और चौथी क्लास, तीसरी से लेकर 5वीं क्लास तक 2 घंटे तक, सप्ताह में 2 घंटे का कार्य देना चाहिए और वैसे प्रतिदिन कोई कार्य देने की कोई जरूरत नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर दिन में 1 घंटा यानी 6वीं से लेकर 8वीं तक सप्ताह में 4 या 6 घंटे का कार्य देना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 10वीं 12वीं में दिन में 2 घंटे यानी सप्ताह में 10 से 12 घंटे का कार्य देना चाहिए होमवर्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आंकलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। योगात्मक आंकलन क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन, इसे समेकित या अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को संकलित करता है, अतः इसे संकल्पनात्मक या सारांशित मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह बाह्य मूल्यांकन होता है। आंकलन की यह पारंपरिक प्रक्रिया है। इस मूल्यांकन का लक्ष्य एक निर्देशक इकाई के अंत में एक मानक या बेंचमार्क से तुलना करके छात्र अधिगम का मूल्यांकन करना है। यह शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण का केंद्रित है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों का लगातार व्यवस्थित आंकलन करता है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना चाहिए, ये भी सत्य है। अगला है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, ज्यादातर विद्वान क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नांकित सोपान मानते हैं: समस्या क्षेत्र का ज्ञान तथा समस्या का चयन, अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करना, क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना, अभिकल्पना निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना, योजना का क्रियान्वयन व प्रमाणों का संकलन करना, पद्धतों का विश्लेषण कर निष्कर्षों की प्रगति करना, अनुसंधान प्रतिवेदन निर्माण व परिणामों का प्रसार करना, अनुसंधान के प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन वाला चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। व्याख्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न क्रियाओं की अनुशंसा की गई है: भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान दिखाना एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं।
तो आश्रित चर होता है और शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है। ये थे 30 क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट मॉड्यूल पेपर लेके आएंगे अगले वीडियो में। और ये भी बताना कि व्याख्या सहित सोल्व करें या सीधे क्वेश्चन ही सोल्व करें।